साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक बहुत सिंपल है पर टेक्निकल है। चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स भी लेने होंगे ताकि आपको स्थितियाँ परिस्थितियाँ ईजिली क्लियर हो सकें। साथियों मैं आपसे कहूँगा चलो चलते हैं घूमने गोवा। आप हो जाओगे तुरंत राजी, पर मैं कहूँगा आपने को खोलनी है HUF या कोई कंपनी या कोई LLP, तो आप क्या बोलोगे कि पापा से पूछ लेता हूँ। भाई देखो, आपको कंपनी खोलनी है या नहीं खोलनी ये तो आपका विवेक है, पर अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यदि कंपनी खोल ली गई तो कितना फ़ायदा एक आरोपी को हो सकता है, खासकर तब जब वो आरोपी फेस कर रहा है किसी लिटिगेशन को जो कि जुड़ा हुआ है चेक बाउंस केस से। सुनना चाहोगे स्टोरी? इसको हम कई पार्ट्स में जो है बांटते हैं ताकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ समझने में आपको ईजी रहे और आप कंसेप्चुअली अपने आप को एनलाइटन कर सकें। क्लियर हो गया आपको? साथियों बेसिकली एक व्यक्ति था, उसका नाम था गदा प्रसाद। इसको समझना पड़ेगा अपने को एग्जाम्पल लेके। उसके दिमाग में एक ही चीज़ सेट थी, अपना हाथ जगन्नाथ। मीन्स खुद की दुकान चलाओ, खुद के नाम से चलाओ और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा ही होगा। इसने किससे रुपए उधार लिए, अल्टीमेटली इसने चेक दिया, वो चेक जो है मिसयूज़ हुआ बाय कंसर्न कंप्लेनेंट, इनको जो है सज़ा हो गई। अब क्या ऑप्शन है गदा प्रसाद के पास में? जस्ट टू फाइल एन अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यही ऑप्शन है। और जब ये गदा प्रसाद इस तरह की अपील को फाइल करेगा तो साथ में उसको लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की। जब ये अर्जी पेश होती है तो कोर्ट चेक के मैटर्स में इस अर्जी को एक्सेप्ट करता है 1001%। इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी ये अर्जी कोर्ट स्वीकार करता है तो कोर्ट वहाँ पर डील करता है एज पर सेक्शन 148 ऑफ NI एक्ट, और कोर्ट जो है वहाँ पर ये ऑर्डर करता है कि आप फाइन अमाउंट का 20% परिवादी को अदा कर दें। अब ये सोचता गदा प्रसाद कि मैं अगर अदा नहीं करूँगा तो कोर्ट मेरा क्या उखाड़ लेगा, कोर्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पर गदा प्रसाद को ये बात मालूम नहीं है कि कोर्ट यूजुअली ये कंडीशन लगाता है कि यदि आपने चेक अमाउंट का या फाइन अमाउंट का 20% जमा नहीं कराया, विच एवर इज ऑर्डर्ड, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंडीशन है बेल की वो ख़त्म हो जाएगी और जो हमने आपको बेल दी है फॉर 60 डेज ये अपने आप ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। जब ये बात मालूम पड़ती है गदा प्रसाद को तो वो घबरा रहता है। वो कहता है भाई तुरंत जो है कंप्लेंस कर दो, जेल कौन जाएगा। पर साथियों हम लोग गधे प्रसाद बने ही क्यों? क्या ऐसा भी उपाय है कानून में है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की लायबिलिटी से बचा जा सकता है? तो आपको बनना पड़ेगा भाई टेक्निकली एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आइडेंटिफिकेशन, जिसका अस्तित्व अलग हो उसके अन्य किसी ऐसे अस्तित्व से जिस पर लायबिलिटी इम्पोज हो चुकी है या इम्पोज होने वाली। ये लाइन जब हमने सुनी तो बहुत कॉम्प्लिकेट लगी कि ये क्या बात कह दी आपने। ये कॉम्प्लिकेट इसलिए लग रही है आपको क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी कुछ सेकंड्स में कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे आपको तो बहुत आपको आराम मिलने वाला है और बहुत जो है ईजी रहेगा। साथियों मेरे हाथ में क्या है? बेसिकली एक ही तो पेंसिल है। अगर यहाँ पर मैं इस पेंसिल की आत्मा को निकाल के इस फ़ोन में डाल दूँ तो क्या होगा? सारा का सारा लोड जो है अब इस फ़ोन को जो है लेना पड़ेगा। तो वैसा ही काम होता है कंपनीज़ के अंदर या LLP के अंदर। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ये कंपनियाँ बना लेते हैं। ठीक है, कंपनी जैसे रजिस्टर्ड होती है उसका अपना एक पैन कार्ड आ जाता है। तो ये लोग जो है अब उस कंसर्न लायबिलिटी से अलग हो गए। अब ये लोग जो है इक्विटी शेयर्स पे जोड़ देते हैं, जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है उस पर जोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली ये लोग शेयर होल्डिंग पर जो है जोड़ देते हैं, जिस कारण से ये कंपनी में अपने अपने लायबिलिटी के हिसाब से शेयर को जो है होल्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं। और किसी न किसी व्यक्ति को ये बना लेते हैं ऑथोराइज पर्सन कि भाई जो भी काम करना है कंपनी के बिहाफ पर वो आपको ही करना है। अगर कोई संकट कंपनी में आया, कंपनी ने अपराध किया तो जिम्मेदारी जो है आपकी बनेगी। साथियों आप एक बात को समझिएगा, जब किसी व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन होता है चेक केस में तो वहाँ प्रोटोकॉल लागू होगा सेक्शन 94, सेक्शन 138, सेक्शन 142 NI एक्ट का। बट जब इनका होता है तो यहाँ पर एक सेक्शन और ऐड होता है जिसको हम कहते हैं 141 NI एक्ट। और वहाँ पर एक शर्त है कि इफ़ यू वांट टू प्रोसिक्यूट कंपनी इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड इन द पिटिशन दैट कि कंसर्न आरोपी जो कि डायरेक्टर बताया गया है या CEO बताया गया है या ऑथोराइज पर्सन बताया गया है वो रिस्पॉन्सिबल हो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए और इस बारे में सपोर्टिंग एविडेंस भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पर ये स्थिति फेडरल रहेगी। बट जहाँ तक आती है बात नोटिस की, तो नोटिस जो है ड्राइवर को देना होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नोटिस जो है हर व्यक्ति को दिया जाए जो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है।
तो कहने की बात यह है कि जो भी चेक इशू कर रहा है वो है कंपनी, इसका जो ऑथोराइज पर्सन है अगर वो चेक को साइन भी करता है तो इस बेसिस पे वो ड्रावर नहीं उठाता। यही एनालॉजी जो है कोर्ट ने अप्लाई करी। क्लियर है? अगर ये व्यक्ति पे गदा प्रसार होता तो साइन करते ही लाइबिलिटी खुद पे आ जाती, पर चूंकि इसने कंपनी बना दी और कंपनी का बन गया ऑथोराइज पर्सन, अब जो भी ड्रावर है वो कंपनी है, ये ऑथोराइज पर्सन है। दैट्स वाई बीइंग अ सिग्नेटरी कैन नॉट बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अलाइक अ ड्रावर। क्लियर हो गया आपको? साथियों, फैक्ट्स क्या है इस केस के कि बेसिकली अक्यूज कंपनी जो है इसके पास एक लाइसेंस है और ये लाइसेंस जो है कंसर्न है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स जो कि जुड़े हुए हैं बीएसएनएल से। हम सब जानते हैं कि बीएसएनएल जो है कंपनी है जो कि जुड़ी हुई है टेलीकॉम सेक्टर से। बहुत सालों पहले इनके रिचार्ज कार्ड आया करते थे, आप लोग उसको ख़रीदते थे, उससे अपने फ़ोन का रिचार्ज करते थे, तो लोगों को लगा भाई इसका में प्रॉफिट है, तो जो कंसर्न परिवादी इनके पास पहुंच गया। इन्होंने कहा आपको हम दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पर इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए जो है हमको देने पड़ेंगे एज सिक्योरिटीज़। इसने जो है अदा कर दी है। अल्टीमेटली जो कार्ड्स दिए गए उनसे रिचार्ज नहीं हुआ, जो कंसर्न ग्राहक थे वो परेशान हो गए, झगड़ा हो गया। अल्टीमेटली झगड़ा जो है सुलटा बाय द वे ऑफ मीडिएशन। MOU साइन हुआ और उसमें यह तय हुआ कि जो भी अमाउंट है वो रिटर्न तो करेंगे बट जरिए चेक जो है बैंक में लगाए गए, चेक बाउंस हो गए। अल्टीमेटली केस जो है फाइल कर दिया कंसर्न परिवादी ने। कंसर्न अक्यूज ने केस को लड़ा, बट यहाँ पर अक्यूज 2 है। अक्यूज नंबर 1 तो है कंपनी और अक्यूज नंबर 2 है उसका ऑथोराइज पर्सन। इन्हें जो है कन्विक्शन हो गया और कंसर्न अक्यूज पर्सन ने फिर एक अपील दाखिल करी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील को एडमिट करते हुए जो एप्लीकेशन दी बेल की, मींस SOS या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, इसको हम कॉमनली बोलते हैं, उसको स्वीकार कर लिया और ये डायरेक्शन दी अक्यूज नंबर 2 को कि आप फाइन अमाउंट को जमा करो तो 20%। अक्यूज ने जो है चैलेंज किया इस प्रोसीडिंग को ये कहते हुए कि चूंकि मैं ड्रावर नहीं हूँ, ड्रावर कंपनी है, मियरली ऑन द ग्राउंड दैट आई एम द ऑथोराइज पर्सन, या मियरली ऑन द ग्राउंड दैट कि मैं इस कंपनी का कंसर्न सिग्नेटरी हूँ, इस चेक को लेकर मैं किसी भी रूप में ड्रावर के रूप में कंसिडर नहीं हो सकता, ना ही जिम्मेदार हो सकता हूँ। साथियों, इन्होंने राय किया जजमेंट ऑफ श्री गुरुदत्ता शुगर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम पृथ्वीराज। जजमेंट है 2024 SCC ऑनलाइन पेज 1800। इनका कहना यह है कि ऑथोराइज पर्सन कैन नॉट बी लायबल टू पे फाइन अमाउंट एज ड्रावर। पर यहाँ पर विपक्षी पक्षकार को आपत्ति हो गई कि जो ये जजमेंट है ये कंसर्न है विद 143A ऑफ NI एक्ट और वर्तमान जो केस है ये कंसर्न है विद सेक्शन 148 ऑफ NI एक्ट, जिसके बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो कोर्ट ने दोनों ही सेक्शंस को एनालिसिस किया। कोर्ट का कहना यह है कि ट्रायल कोर्ट जो है इंटरिम दे सकता है एज पर सेक्शन 143A ऑफ NI एक्ट, और जो अपीलेंट कोर्ट है इन एडिशन टू इंटरिम ग्रांट ऑलरेडी एडिशनल इंटरिम जो है ग्रांट कर सकता है एज पर सेक्शन 148 ऑफ NI एक्ट। तो ऐसे सिनेरियो में अगर सेक्शन सेम स्थिति परिस्थिति में जो है अप्लाई हो रहे हैं तो एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इंटरिम को देने के लिए वो बाध्य होगा जो कि चेक का ड्रावर है। चेक का ड्रावर कौन है? कंसर्न कंपनी। और ये बात भी कोर्ट ने स्पष्ट करी कि कोई व्यक्ति अगर कंपनी है, मींस इफ अ पर्सन इज अ कंपनी विच इज गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड, तो इसका जो कंसर्न डायरेक्टर है या ऑथोराइज पर्सन है उसकी लायबिलिटी जो है वाइग्रेस होगी, उसकी लायबिलिटी अलाइक कंपनी प्राइमरी नहीं हो सकती। और इस व्यू को भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में जो है सस्टेन किया है। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि merely on the ground that a person is signatory, he cannot be liable to pay the fine amount or to pay the certain percentage of fine amount as awarded by the concerned court by the virtue of section 148 of NI एक्ट। तो कोर्ट ने लुक इनटू द फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस एंड लीगल पोजीशन ये हेल्ड कर दिया, चूंकि वो जिम्मेदार नहीं है, जिस कारण ये इम्प्यूर ऑर्डर जो है वो सेट असाइड करते हैं। इस हद तक कि जो कोर्ट ने कंडीशन लगाई है कि अक्यूज नंबर 2, मैं जोड़ दे रहा हूँ शब्दों पे, इसको समझिए कि अक्यूज नंबर 2 कंसर्न फाइन अमाउंट का 20% पे कर दे, ये गलत है, आर्बिट्री है। इसको सेट असाइड करते हुए सिर्फ ये डायरेक्शन दिए गए कि आप अपनी नियमित उपस्थिति के लिए केवल एक बॉन्ड जो है पेश कर दीजिए। तो साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। अगर आप भी बन रहोगे गदा प्रसाद तो फिर आप मारे जाओगे। अगर आपके पास कंपनी है तो एटलीस्ट उस कंडीशन में अगर आप सिग्नेटरी हैं, ऑथोराइज पर्सन है, तो आपका अस्तित्व कंपनी से अलग है, तो वहाँ पर आप कंसर्न फाइन अमाउंट को पे करने के लिए या कंसर्न फाइन अमाउंट का 20% पे करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि जो भी लायबिलिटी है वो ड्रावर की है, आपकी लायबिलिटी वहाँ पर स्टैंड नहीं होती है टू पे द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फाइन अमाउंट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 148 ऑफ NI एक्ट विच ऑल्सो इंक्लूड द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 143A ऑफ द NI एक्ट मीन्स ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग। दूसरी बात यह है कि जब भी कोर्ट इस तरह का फैसला कर रही है तो आप विजय अग्रवाल बनाम मैसर्स मिडिल लाइन के जजमेंट को जो है रिलाई करें इवन इन द एप्लीकेशन, और कोर्ट को लगता है कि भाई यहाँ पर कोई स्थिति परिस्थिति के तहत जो है
फाइन अमाउंट को देने के ऑर्डर करने हैं तो वहाँ पर कोर्ट को स्पेसिफिक करना होगा दिस ऑर्डर कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द कंसर्न अक्यूज, जो कि एक लिविंग क्रिएचर है या ऑथोराइज पर्सन है या कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है। तीसरी बात है कि प्रॉपर्टरशिप फर्म में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ लाइबिलिटी जो है हमारी डायरेक्ट है, पर अगर हम कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन है कॉर्पोरेट वेल का, मीन्स जिम्मेदारी कंपनी की है और हमारी जिम्मेदारी जो है बहुत लिमिटेड है, मेनली ऑन द ग्राउंड दैट वी आर द कंसर्न्ड सिग्नेटरी, इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट वी आर ड्रावर ऑफ द चेक। ड्रावर कौन है? वो कंपनी, हम लोग जो है जिम्मेदार नहीं हो सकते। चौथी बात यह है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा किसी कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष के बीच में, तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप उस कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां कंपनी की है, आप उस हद तक रिस्पॉन्सिबल है जिस हद तक आपके शेयर्स हैं, उससे ज़्यादा लायबिलिटी आप पर इम्पोज नहीं की जा सकती। इसलिए हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि कंपनी जो है बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पढ़ेंगे 141 NI एक्ट को तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि लायबिलिटी प्राइमरी जो है वो कंपनी की है और आपकी लायबिलिटी जो है वाइक्रस है, मीन्स कंपनी की लायबिलिटी को डायरेक्टली आपके शोल्डर पे जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसके कई से मुकदमे जो केवल इसी पॉइंट पर उड़ गए कि कंसर्न परिवादी अपने प्लांट में या कंसर्न कंप्लेंट में यही स्पष्ट नहीं कर पाया कि कंसर्न जो आरोपी है, मीन्स जो लिविंग क्रिएचर है, जो ऑथोराइज पर्सन है, वो उस कंपनी के बिहाफ पर किस तरह काम कर रहा है, किस तरह वो ऑथोराइज है या किस तरह से वो डे टू डे अफेयर्स जो है कंसर्न कंपनी के मेंटेन या रेगुलेट कर रहा है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स हैं जो कि होनी चाहिए, नहीं होती है तो इसी पॉइंट पे जो है केस उड़ जाते हैं, तकनीकी बिंदु पे जो है ये केस साफ हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ ना आपको? इसलिए हमको गधा प्रसाद नहीं बनना है, हमको काम करना है तरीके से। कंपनी खोलो, उसके बिहाफ पर वर्कआउट करो ताकि जो समस्याएं इनको आ सकती थी वो इनको नहीं आई। क्लियर है? तो ये सिर्फ एक क्लियरिंग एग्जाम्पल है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, इसको जरूर पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप इजीली जो है इस तरह के मैटर्स को कॉन्टेस्ट कर सकें और अपने राइट्स को आप जो है इन्फोर्स कर सकें। क्लियर है? तो हमारा मकसद क्या है? आपके राइट्स सिक्योर हो, जो आपकी लिबर्टीज कानून में वो सिक्योर हो ताकि कोई भी इसका जो है हनन नहीं कर पाए और कोई भी इसको इन्फ्रिंग नहीं कर पाए इन द जनरल मैनर। अगर इन्फ्रिंग होना है इनको तो उसका प्रोसेस जो है वो ड्यू होना चाहिए। तो चूंकि यह प्रोसेस कोर्ट ने लिया जो कि अनड्यू प्रोसेस था, जो लायबिलिटी वाइक्रस थी उसको तय कर दी एज ए प्राइमरी लायबिलिटी, तो कोर्ट ने इस तरह की प्रक्रिया को गलत माना। उनका कहना यह था कि जब लायबिलिटी जो है वाइक्रस है तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ वो सिग्नेटरी है इस कंसर्न व्यक्ति को ड्रावर के रूप में जिम्मेदार मानते हुए कंसर्न फाइन का 20% इससे वसूल करना 148 NI के तहत अपने आप में गैर कानूनी या इलीगल या आर्बिट्री होगा। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है प्रोनाउंस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सब्जेक्ट में हम काफ़ी एक्वेंट हुए और इस स्थिति में पहुँच गए कि हमें कंपनी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए वाइल इशूइंग अ चेक। अगर आप अलर्ट हैं, अवेयर हैं तो बच जाएंगे, आप अलर्ट और अवेयर नहीं है तो वहाँ पर आप मारे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो पढ़ते रहो, अलर्ट रहो, अवेयर रहो और पढ़ोगे लिखोगे तो आपका मान सम्मान होगा। और आपका गहना वो नहीं है जो आप बाज़ारों में ले आते हो, आर्टिकल्स पहन लेते हो। गहना क्या है? आपका ज्ञान। अगर ज्ञान आपको है, चीज़ें समझ पाते हो, आप उसमें वर्कआउट कर सकते हो तो निश्चित तौर पर आपको जो है सफलता मिलेगी। और उत्तम गहना क्या है? आपका अपना ज्ञान। ठीक है जी? तो कुल मिला के अलर्ट रहना है और इस तरह की स्थिति आने पर इस जजमेंट पे जो है हमको रिलाई करना है ताकि हमको एक बड़ी राहत जो है कोर्ट से मिल सके और हमारे राइट्स जो है अफेक्ट ना हो। ठीक है? तो मैंने तो अपना कंटेंट तैयार कर लिया, अब आप भी अपना कंटेंट जो है रेडी कर लो, जजमेंट को पढ़ो और बेफिक्र रहो। यदि आप एक कंपनी के बिहाफ पर जो है वर्कआउट कर रहे हो और इस तरह की लायबिलिटी आप पे आने वाली है और उसको आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हो लीगल वे में ऑन मेरिट्स, तो ये जजमेंट जो है काफ़ी अपने लिए हेल्पफुल है। क्लियर हो गया? तो जल्दी मिलते हैं फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।